टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन रतन टाटा गुज़िश्ता शब 86 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसा से बीमार थे। टाटा कंपनी को दुनिया के सबसे बड़ी सनती ग्रुप में से एक में तब्दील करने का सेहरा भी इन्हीं के सर है। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन करने के बाद टाटा सन्स 1962 में भारत वापस आए और अपने खानदानी कारोबार में शामिल हो गए। उन्होंने फिर टाटा स्टील और मोटर्स के शोबे में काम किया। टाटा कंपनी ने ही टाटा एंड इकोनॉमी कार तैयार की थी, जो भारत में डिजाइन और बनाई गई पहली कार की मॉडल थी। इसके बाद टाटा की न्यू कार दुनिया की सबसे सस्ती कार बन गई, जिसकी इब्तदाई कीमत तकरीबन $1200 थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके पीछे की कहानी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर्स ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान के एक दिन इनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर्स को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल को भी जीत लेगा। 1839 में जमशेद जी कॉटन का जन्म होता है और 1858 में जमशेद जी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद इनका बिजनेस काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन जमशेद जी केवल कॉटन ट्रेड करके सेटिस्फाइड नहीं थे। वो खुद कॉटन से क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसीलिए 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहां के वर्कर्स अपने काम के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट हर दिन 20% वर्कर्स अब्सेंट हो जाते थे, हफ्तों की छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। जमशेद जी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, जिसका मतलब ये था कि वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और फैमिली डेज, स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए। इन्हीं इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड भी दिया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स ना सिर्फ वैल्यू फील करने लगे, जिससे इनकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों काफी इंप्रूव हुई। इनमें से कई स्कीम्स इतनी फंटास्टिक थीं कि पूरी दुनिया में इन्हें तब तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 1888 में जमशेद जी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंस सस्टेन करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनना पड़ेगा और ऑल एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में भी इंडियन बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले पंजगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी वो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। जमशेद जी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बैंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसीलिए वो फ्रांस में ब्रांड किए जाने वाले सिल्क वॉर्म्स को इंडिया ले आए। उन्होंने मैसूर और बैंगलोर में जमीनें खरीदी, टाटा सिल्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लोकल फार्मर्स से सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग करवाई। और इनके इसी इनिशिएटिव से इंडिया को मैसूर सिल्क और बैंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेद जी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत पसंद करते थे और जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वहां एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1898 में दी ताज महल होटल बनाना चालू कर दिया। उन्होंने पर्सनल कंस्ट्रक्शन और डिजाइन प्रोसेस में हिस्सा लिया। इनका विजन था कि होटल का हर रूम समुद्र को फेस करेगा और गेस्ट को ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया और ये पहला इंडिया का होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। जमशेद जी ने ऐसे और भी कई इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन इनका सबसे इम्पैक्टफुल जो इनिशिएटिव था वो स्टील बिजनेस का स्टार्टअप था। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इनका ड्रीम था इंडिया में ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया की जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन को ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन अफसोस, जमशेद जी को लगातार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1899 में इन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन रिजर्व मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन एंड माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेद जी खुद अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनते नहीं देख पाए, क्योंकि 1904 में 65 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जमशेद जी का विजन और उनके ख्वाब इतने ज्यादा बड़े थे कि उनके जीते जी इनका कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इनके बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इनके बेटे तुराब जी टाटा ने। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे है। वो इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते थे जो यहाँ वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो इसीलिए तुराब जी टाटा ने
मैसूर के महाराजा की मदद ली और 1909 में बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को इस्टेब्लिश किया और वो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ AISC बने और आगे चल के इस इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर AM8000 और इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट दी हंसा के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किए। और जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट ने ऐसे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बनाया जिन्होंने इंडिया को बदला, और इसी तरह इंडिया को आज ऐसे बिजनेस लीडर्स चाहिए जो बिजनेस बिल्ड करके देश की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। एजुकेशन के अलावा जमशेद जी जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का भी सपना देखा था और इस प्रोजेक्ट में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ने वाले दूध शुगर फॉल्स का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। तोराब जी टाटा ने 7000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स और चैनल्स बनवाए और 1911 में ये प्लांट रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई के कई मिल्स और बिजनेसेस को इसी पावर प्लांट से पावर मिलना चालू हो गई और आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फाइनली जमशेद जी ने जो स्टील प्लांट का काम स्टार्ट किया था, इससे पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तोराब जी टाटा ने ली। 1907 में उन्होंने एक कंपनी स्टैब्लिश की और स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ का IPO अनाउंसमेंट किया। इस वक्त स्वीडिश मूवमेंट के चलते केवल 2 हफ्तों में 1000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी टिस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टेस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस होके निकला। इसके 2 साल बाद ही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से शॉर्ट अप हो गई और इन्हें टैंक्स, ट्रक्स, रेलवे और इन सब के लिए स्टील चाहिए था। टिस्को के प्लांट ने दिन रात काम किया और इस डिमांड को पूरा किया। वॉर के खत्म होने के बाद इस समय के वॉइसरॉय ने टिस्को के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेजमेंट किया और जिस टाउन में टिस्को का प्लांट था, इस टाउन का नाम जमशेद जी के ऊपर जमशेदपुर रख दिया गया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। तोराब जी टाटा की लीडरशिप और टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका था और 1932 में तोराब जी टाटा की डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील पर बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। तोराब जी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर JRD टाटा। उन्होंने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया और वो टिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे और वो हमेशा से एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे। इसीलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की और ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी और इसकी पहली फ्लाइट खुद JRD टाटा ने उड़ाई थी, जिसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर कमर्शियल पायलट बन गए थे। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने देखा कि इंडिया को सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा जैसे एसेंशियल्स केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये ऐसे केमिकल्स थे जो ग्लास, टेक्सटाइल, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। वो चाहते थे कि इन केमिकल्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए। इसीलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के मैथापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बनाया और ऐसे ही शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। वहीं टाटा केमिकल्स जो आज टाटा सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है और इसके बाद इनका केमिकल्स का बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन JRD का ड्रीम अभी भी एयरलाइन बिजनेस को ग्रो करने का था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी प्लेन्स को सीज कर लिया, जिसकी वजह से टाटा एविएशन सर्विसेज रातों रात बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई वैसे ही JRD ने वापस एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला किया और इस तरह 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। एयर इंडिया के क्रू को इनकी वार्म और अटेंडेंस सर्विसेज के लिए जाना जाता था। इनकी फ्लाइट का फूड और इनकी फ्लाइट की जो एंटरटेनमेंट थी सब कुछ टॉप क्लास था और साथ ही साथ एयर इंडिया हमेशा टाइम स्केड्यूल के हिसाब से चलती थी और इन सब के कारण न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली एयर इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन के तौर पर जाना जाता था। एयर इंडिया को JRD अपने बच्चे की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस एयरलाइन को एक ही झटके में इनसे छीन लिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था, जिसका मानना था कि देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक की सर्विसेज पर फोकस करें और इसीलिए 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया, जिससे अल्टीमेट एयर इंडिया ने अपना एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का स्टेटस खो दिया। लेकिन एयर इंडिया के सेटबैक के बाद भी JRD टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद देश में कोई भी इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, इसीलिए उन्होंने लेक्मी की शुरुआत की। लेक्मी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में लक्ष्मी होता है। इन्हें पता था कि इंडियन वुमेन फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी और फॉरेन ब्रांड को हाई क्वालिटी मानती थी, इसीलिए लेक्मी नाम देकर उन्होंने इस कॉस्मेटिक ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल की एस्पिरेशनल वैल्यू दी।
लेकिन रियलिटी में लेकमी का मतलब अभी भी इंडिया से डीपली कनेक्टेड था। इसके अलावा जेआरडी ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को खरीद लिया और शुरुआत की टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसे बाद में टेल्को कर दिया गया। फाइनली टेल्को को केवल रेलवे के लिए स्टीम इंजन्स बनानी थी, लेकिन जेआरडी ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपैंड कर दिया इसको। उन्होंने टाटा 407 लॉन्च किया, जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर हो गए और इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट करते हुए इसने 70% मार्केट शेयर्स कैप्चर कर लिया। इंजीनियर और ट्रक्स बनाने वाली इसी टेल्को कंपनी को आज हम सब टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जेआरडी टाटा ने इंडिया को इसके सबसे मुश्किल वक्त में मदद की। 1962 की इंडो चाइना वॉर और 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह सपोर्ट किया। उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो देश को मिलिट्री इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सके। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज किया और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 एयर डिफेंस प्लान भी दिए। इस रिपोर्ट में सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रेडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट इंक्लूड थी। गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। जेआरडी टाटा की इन्हीं कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी एयर कमांडर की पोस्टिंग भी दी थी। 1991 तक जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था, जिसका 24,000 करोड़ रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन अब 87 की एज में वक्त आ चुका था कि टाटा ग्रुप की कमान किसी और को सौंप दी जाए। इसीलिए जेआरडी टाटा ने मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। सर रतन टाटा चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले 1962 तक यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। तभी इन्हें जेआरडी टाटा का लेटर आया, जिसमें इन्हें इंडिया आके बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया था। रतन टाटा ने इंडिया के टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट किया। इनकी डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर इन्हें एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल्स को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था। टाटा की नैल्को कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन वगैरह बनाती थी, इसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया था। जब 1991 में रतन टाटा चेयरमैन बने तो इन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से दिखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रियलिटी में कई चीजों को वो पीछे छोड़ रहा है। इन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी और एआई के ग्रुप काफी पीछे हैं और इसी ग्रुप में बहुत टाइम से कुछ यूनिक भी नहीं हुआ। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं थी जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हो। इसीलिए रतन टाटा ने 1995 में 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली और एक ऐसी कार जो फ्यूचर अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की, और उसके लिए चाहिए थे $2 बिलियन और इस टाइम ये बहुत बड़ा अमाउंट था। इसीलिए टाटा मोटर्स ने जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में निसान का एक पुराना पावर प्लांट आधी कॉस्ट में खरीद लिया। इस पूरी प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और दोबारा से पुणे के अंदर रीबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया गया और ये 1998 में फाइनली इंडिया की पहली इंडियन कार बनी। रतन टाटा का ख्वाब था कि इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांजिशन करवाना, इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा। 2009 में अपने प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की टाटा नैनो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था इसका सस्ता प्राइस और ये ही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे क्योंकि जिसके पास कार होती है उसको सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और इसके डिजाइन के कारण लोगों ने इसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार, मैच बॉक्स और कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर्स अपनी कार की वजह से प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के ओनर्स अपनी कार की वजह से एम्बैरेस्ड फील करते थे और इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने फेलियर से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज इनकी लाइनअप में देखा भी जा सकता है। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। फाइनली सर रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया की कंपनीज को केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहिए और इसीलिए फॉरेन मार्केट्स
मोटर्स में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे कि टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरीज मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने जैगुआर और रेंज रोवर को एक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांडेड ली और यूएसए ब्रांड 8 o'clock कॉफी को एक्वायर कर लिया। टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल्स और आईएचसीएल ने बहुत कुछ किया और आज इन्हीं फैसलों की वजह से टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे कि वर्ल्ड स्लिमलेस्ट वॉच बनाना, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना, या फिर टाटा स्काई लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट डिसरप्ट करना हो, ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा फिलॉसफी के साथ बिजनेस किया और एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, वहीं दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी बनाए। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेट अपने देश को साथ लेकर चला। दोस्तों ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।